नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ भारत की विदेश नीति पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक मुख्य परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की विदेश नीति। विदेश नीति क्या है? दूसरे देशों के साथ संबंध रखना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आर्थिक गतिविधियों में भाग लेना। विदेशी नीति उन नीतियों, हितों, उद्देश्यों, सिद्धांतों का समूह होता है जिसके द्वारा एक देश अन्य देश के साथ अपना संबंध बनाता है, जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय हित होता है। विदेश नीति की आवश्यकता राष्ट्रीय हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए विदेश नीति की आवश्यकता होती है। दूसरा, वैश्विक तथा भूमंडलीय विषयों में देश की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विदेश नीति की आवश्यकता होती है। इसके सिद्धांत क्या क्या है विदेश नीति के? 1928 में कांग्रेस दल द्वारा जवाहरलाल नेहरू को प्रवक्ता बनाकर विदेश विभाग की स्थापना का फैसला किया गया था। 1936 ईस्वी में राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यालय में विदेश विभाग की स्थापना की गई। 1946 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने और विदेश नीति विभाग के प्रभारी होने के कारण उन्होंने भारतीय विदेश नीति के कुछ उद्देश्य घोषित किए। उद्देश्य हैं भारतीय राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख ध्येय होगा। भारत की विदेश नीति के उद्देश्य। भारत की विदेश नीति के 3 आधार हैं: शांति, मित्रता और समानता। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक तत्व में भारत की विदेश नीति का उल्लेख किया है। प्रमुख उद्देश्य है नीति निर्माण में स्वतंत्रता बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाना, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग करना, निशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, प्रजातिवाद का विरोध करना, विकासशील देशों के मध्य सहयोग स्थापित करना, सभी देशों के साथ व्यापार, उद्योग, निवेश, प्रौद्योगिकी अंतरण को सक्रिय व सहज बनाना। यह सब विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। विदेश नीति के निर्धारक तत्व या कारक पर चर्चा कर लेते हैं। आंतरिक कारक और बाह्य कारक, 2 प्रकार के कारक हैं। आंतरिक कारकों में राष्ट्रीय हित और भौगोलिक तथा राजनीतिक स्थान तथा परिस्थितियां, यह सब या आंतरिक कारकों में आते हैं। वही बाह्य कारक में पड़ोसी देशों से संबंध का स्वरूप एवं प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण क्या है, यह सब बाह्य कारक है। विदेश नीति निर्धारण करने के तत्व हैं, ये कारक हैं। चलिए 1955 का जो बांडुंग सम्मेलन हुआ था, इस पर चर्चा करते हैं। अफ्रो एशियाई सम्मेलन 29 देशों का सम्मेलन हुआ था। अप्रैल 1925 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में अफ्रीका और एशियाई देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत, बर्मा, इंडोनेशिया ने संयुक्त रूप से किया था। बांडुंग सम्मेलन में पंचशील सिद्धांतों पर जोर दिया गया था। बांडुंग सम्मेलन 1955 में 29 देशों में इसमें भाग लिया था। इस सम्मेलन में विश्व के गुटों से अलग रहने का निर्णय लिया गया था, जो कि गुट निरपेक्षता है। आइए गुट निरपेक्षता पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व राजनीति 2 ध्रुव में बट गई थी। एक साम्यवादी जिसे सोवियत संघ लीड कर रहा था, एक पूंजीवादी जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका लीड कर रहा था। दोनों साम्यवादी और पूंजीवादी ध्रुवों द्वारा संसार के 9 स्वतंत्र देशों को अपने अपने गुटों में शामिल करने तथा इन देशों की शासन प्रणाली को अपने विचारधाराओं के अनुकूल ढालने के भरसक प्रयास किए जा रहे थे। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। कैसे अपनाई, जरा इस पर चर्चा करते हैं। गुट निरपेक्षता का पहले अर्थ जानते हैं। विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या अलग रहते हुए अपनी स्वतंत्र नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेना, यह गुट निरपेक्षता की परिभाषा है। दूसरे शब्दों में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थता या विश्व की घटनाओं के प्रति उदासीनता नहीं है, बल्कि एक ऐसी रचनात्मक और स्वतंत्र नीति अपनाना है जो विश्व शांति और सद्भाव कायम रखने में सहायक हो। भारत ने अपने वैचारिक अधिष्ठान और हित के कारण दोनों गुटों के परस्पर संघर्ष से दूर रहने का निर्णय किया है। गुटों की राजनीति से अलग रहकर अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करना, जो आगे चलकर गुट निरपेक्षता की नीति कहलाई। भारतीय विदेश नीति के वास्तुकार पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भारत के, ने निर्णय लिया कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। साथ ही इन्होंने
उस समय स्वतंत्र हुए राष्ट्रों से आह्वान किया कि वे किसी भी गुट में शामिल न हो। इस प्रकार भारत ने गुट निरपेक्षता को वैश्विक नेतृत्व प्रदान किया। भारत की आजादी के बाद श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया आजाद हुए। गुट निरपेक्षता को निम्न अर्थों में समझा जा सकता है कि भारत किसी भी गुट देशों के साथ सैन्य संधि नहीं है। विदेशी नीति के प्रति भारत की स्वतंत्र विचार है। भारत सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने का प्रयास करता है। चलिए, गुट निरपेक्षता देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन है। बेलग्रेड शिखर सम्मेलन कहते हैं इसको। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सबसे पहला 1955 में जो बांडुंग इंडोनेशिया में संपन्न 29 देशों का अफ्रीकी एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ था में स्पष्ट स्वरूप प्रदान किया गया था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्ण, घाना के राष्ट्रपति क्रूमा द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। पंडित नेहरू ने इस आंदोलन को का प्रवर्तक माना जाता है। किसका? गुट निरपेक्ष आंदोलन का। वहीं सितंबर 1961 में बेलग्रेड में शिखर सम्मेलन हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ। सम्मेलन का स्थान बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी है। सितंबर 1961 में हुआ था। अध्यक्षता मार्शल टीटो, जो कि यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति हैं। कितने देश ने भाग लिया? 25 अफ्रीकी और एशियाई देशों ने भाग लिया था। एक यूरोपीय देश ने इसमें भाग लिया था। तिथि 20 सितंबर 1961 को गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ। इसकी मुख्य बात क्या है? प्रत्येक 3 वर्ष बाद इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, यह निर्णय लिया गया। इस सम्मेलन में शांति और निशस्त्रीकरण पर बल दिया गया। 1964 में द्वितीय गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था काहिरा, मिस्र में। सम्मेलन का स्थल मिस्र, काहिरा। भारत की ओर से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भाग लिया था। कुल 47 देशों ने भाग लिया था। 10 पर्यवेक्षक देश थे। फिर 1983 में गुट निरपेक्ष सम्मेलन नई दिल्ली में आया हुआ 7वां। तो ये भारत में पहला आयोजित हुआ था 1983 ईस्वी में, 7वां। इसकी अध्यक्षता 1983 में नई दिल्ली में संपन्न गुट निरपेक्ष सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने की थी। शांति, निशस्त्रीकरण और विकास तथा स्वाधीनता का नारा दिया गया। 2012 में फिर सम्मेलन हुआ। 16वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन तेहरान में हुआ था। ईरान की राजधानी तेहरान है। 2012 में 16वां शिखर सम्मेलन अगस्त 2016 ईरान की राजधानी में आयोजित हुआ था 2012 में, और 120 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। परमाणु निशस्त्रीकरण, मानवाधिकार और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई थी। लुक अफ्रीका पॉलिसी पर जरा चर्चा कर लेते हैं। लुक अफ्रीका पॉलिसी क्या है? इस पॉलिसी के निर्धारण सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किया था। भारत ने अफ्रीका में रंगभेद नीति का आरंभ से ही विरोध किया था। आयाम क्या है लुक अफ्रीका नीति के? आर्थिक सहयोग और आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना, आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में सबकी एकजुटता तथा पारस्परिक सहयोग देना, शांति, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रयास करना, अफ्रीकी सेना को भारतीय सहयोग देना। यह सब लुक अफ्रीका पॉलिसी के कुछ उद्देश्य थे। लुक अफ्रीका पॉलिसी की वजह से ही 2008 में भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। 2008 में, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू काल में गुट निरपेक्षता 1947 से 1964 तक का इतिहास जरा देखते हैं। 27 में 1964 को नेहरू जी का निधन हो जाता है। जरा गुट निरपेक्षता नेहरू जी की हम देखते हैं। 1947 से 50 तक भारत की गुट निरपेक्षता नीति अस्पष्ट रही। इस समय भारत का झुकाव पश्चिमी गुट की तरफ था। किस गुट की तरफ था? पश्चिमी गुट की तरफ था। 1952-53 में कोरिया युद्ध में भारत ने पश्चिमी देशों का समर्थन करते हुए उत्तर कोरिया पर आक्रामक कहा। 1953 में स्टालिन, सोवियत संघ के प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद भारत के प्रति सोवियत दृष्टिकोण काफी उदार हो गया, जिसके फलस्वरूप भारत की सोवियत संघ से निकटता में वृद्धि हुई। 1954 में पाकिस्तान अमेरिका संधि के अनुसार अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर हथियार दिया गया, और गोवा के प्रश्न पर पुर्तगाल का समर्थन करने के कारण भारत और अमेरिका के संबंध में कटुता पैदा हो गई थी। इस बात को नोट करिएगा।
भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा रूस की सद्भावना यात्रा करना और रूस से व्यापार एवं आर्थिक संबंधों में वृद्धि द्वारा रूस द्वारा भारत में भिलाई इस्पात कारखाना हेतु आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग प्रदान करना, यह हमारी भारत और रूस से प्रगाढ़ रिश्ते की तरफ इशारा करता है, इंगित करता है। 1955 में हंगरी मामले में भारत द्वारा रूस का समर्थन करना, किसका समर्थन करना? रूस का समर्थन किया गया हंगरी मामले। 1956 में सुएज नहर मामले में रूस का समर्थन करते हुए फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा मिस्र देश पर आक्रमण करने की निंदा की गई। अगर 1957 में के बाद आर्थिक संकट, विदेशी मुद्रा की कमी, खाद्यान्न के अभाव जैसे मुद्दों ने भारत के दृष्टिकोण को पुनः पश्चिमी देश की तरफ झुका दिया। नेहरू द्वारा अमेरिका की सद्भावना यात्रा करना और पश्चिमी साम्राज्यवाद विरोध के स्वर को धीमा करना। 1962 में भारत पर चीन द्वारा आक्रमण करना, जिससे भारतीय गुटनिरपेक्षता की नीति की कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। हालांकि युद्ध में भारत को दोनों गुटों से सहयोग प्राप्त हुआ। 1963 में भारत और अमेरिका के मध्य अणु ऊर्जा के असैनिक उपयोग के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, भारत और अमेरिका के बीच में 1963 में। 1964 में मझगांव बंदरगाह के पुनर्निर्माण तथा लिएंडर वर्ग के युद्धपोतों के निर्माण के विषय में भारत और ब्रिटेन के मध्य एक सुरक्षा संधि संपन्न हुई थी। जून 1964 में भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने अमेरिका की यात्रा की तथा दोनों देशों के मध्य दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीनी आक्रामक गतिविधियों के निरोधक उपायों पर चर्चा की गई। मास्को रूस के साथ क्षेत्रीय विवाद के शांतिपूर्ण समाधान में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। चलिए नेहरू जी की विदेश नीति पर चर्चा कर लेते हैं, गुटनिरपेक्षता नीति पर उनका मूल्यांकन कर लेते हैं। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति पूर्णतः नेहरू के दृष्टिकोण और अंतःप्रज्ञा ज्ञान पर आधारित थी। इस कारण गुटनिरपेक्षता को सुसंगत और बोधगम्य नीति के रूप में कठिनाई पैदा हो गई। नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता को विदेश नीति का साधन तथा लक्ष्य दोनों एक साथ मान लेना, यह गंभीर भूल थी। गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति पर आधारित की आधारशिला है। 1962 में चीन आक्रमण से पहले भारत द्वारा विदेशी सहायता अस्वीकार करना तथा बाद में उसे स्वीकार करने पर उपहास हुआ। नेहरू द्वारा विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे पर जोर देना तथा आणविक शस्त्रों के निर्माण परीक्षण की सदा निंदा करना दुर्भाग्यपूर्ण था। भारत चीन युद्ध में पराजित होने पर भारत की खूब आलोचना हुई। भारत यदि पश्चिमी गुट में शामिल होता तो चीन भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं जुटाता। दुख इस बात का है कि एशियाई अफ्रीका देशों द्वारा भी भारत की सहायता नहीं की गई। इस प्रकार भारतीय गुटनिरपेक्षता ने शत्रुओं और मित्रों दोनों को भ्रमित किया। यह भारत की राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने में भी असफल सिद्ध हुई। इस प्रकार नेहरू युग में भारत की गुटनिरपेक्षता नीति सफलता तथा असफलता के विभिन्न चरणों से होकर गुजरी। आइए भारत विदेश नीति शास्त्री युग पर चर्चा करते हैं। 1964 से 1966 का 2 साल का समय शास्त्री जी का था। 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का निधन हो गया। चलिए, पड़ोसी देश के प्रति मधुर व्यवहार, यह इनकी नीति थी। शास्त्री जी ने दक्षिण पूर्व एशिया देशों पर विशेष ध्यान दिया, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने महाशक्तियों पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। 1965 में ही दूसरा युद्ध हो जाता है, भारत पाक युद्ध। इस के बारे में चर्चा करते हैं। 1958 में पाकिस्तान में सैन्य शासन लागू हुआ। साथ ही पाक अपनी तटस्थ नीति छोड़कर अमेरिकी खेमे में शामिल हो गया। 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत की हार से पाकिस्तान को मनोबल बढ़ गया। पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने हेतु अपने सैनिकों को नागरिक रूप में कश्मीर भेजने लगा। अप्रैल 1965 में कच्छ के रन गुजरात क्षेत्र का है, यह क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। 30 जून 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच अस्थायी समझौता हुआ जिसमें युद्ध विराम की घोषणा हुई। 20 सितंबर 1965 को यूएनओ में प्रस्ताव पास कर युद्ध विराम किया गया।
शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत ने खुलकर युद्ध में भाग लिया और पाकिस्तान को पराजित किया। 1966 में 10 जनवरी को जो ताशकंद समझौता होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। 10 जनवरी 1966 में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसी डीन के प्रयासों से ताशकंद वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, तत्कालीन सोवियत रूस का भाग है था। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने 1966 में ताशकंद संधि पर हस्ताक्षर किए थे। संधि की कुछ शर्तें हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या शर्तें हैं? पहली शर्त है, दोनों पक्ष यूएनओ के घोषणा पत्र के अनुसार भारत और पाक अच्छे पड़ोसियों के संबंध बनाएंगे। दोनों देशों के सशस्त्र सैनिक अपने पूर्व स्थानों पर जाएंगे और युद्ध विराम का पालन करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंध सामान्य तरीके से स्थापित किए जाएंगे। दोनों देश एक दूसरे के उच्चायुक्त अपने पदों पर पुनः जाएंगे। दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापारिक संबंध पुनः स्थापित होंगे। दोनों देश समय समय पर संधि से संबंधित मुद्दों पर विचार करेंगे। ताशकंद समझौते से भारत को काफी नुकसान हुआ। भारत ने न सिर्फ उन प्रदेशों को छोड़ना पड़ा जो युद्ध मैदान में उसने जीते थे, बल्कि कश्मीरी प्रदेश को भी छोड़ना पड़ा जिस पर वैधानिक दृष्टि से उसका अधिकार था। ताशकंद से लौटते समय 11 जनवरी 1966 को भारत प्रधानमंत्री शास्त्री जी का रास्ते में निधन हो गया। शास्त्री जी देश के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिनका निधन विदेशी धरती पर हुआ। शास्त्री जी ही पहले व्यक्ति थे जिनका मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। मरने के बाद भारत रत्न पहले व्यक्ति। अब आइए विदेश नीति इंदिरा युग पर चर्चा करते हैं। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे। इनके युग 2 बार प्रधानमंत्री बनी है, 1966 से 77 के बीच में और 79 से 84 के बीच में। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में को 2 भागों में बांटा जाता है, 1966 से 77, 1980 से 84। प्रथम कार्यकाल में उन्होंने नेहरू नीति की का ही अनुसरण किया। इसके साथ ही समय और परिस्थिति के मांग के चलते विदेश नीति में परिवर्तन भी इन्होंने किए। पहला, इंदिरा की विदेश नीति यथार्थवादी थी। कैसी थी? यथार्थवादी। दूसरा, पंडित नेहरू ने भारत विदेश नीति को आधार प्रदान किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे प्रगतिशीलता, सकारात्मकता और व्यवहारिक रूप दिया। किसने? इंदिरा गांधी जी ने। आइए अगला देखते हैं। नेहरू की विदेश नीति के निर्माता नेहरू जी विदेश नीति के निर्माता थे और इंदिरा गांधी विदेश नीति के संचालक और प्रबंधक कह सकते हैं। आइए, भारत और सोवियत मैत्रिक संधि 1971 अगस्त में हुई थी, इस पर चर्चा करते हैं। 1970 में पाकिस्तान जनरल याहिया खां राष्ट्रपति थे ने पाक में आम चुनाव की आयोजन किया था। चुनाव से में पूर्वी पाक वर्तमान में बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान की आवाम लीग को बहुमत मिला। पश्चिमी पाक के मुस्लिम पूर्वी पाक के मुस्लिमों से को नीचा समझते थे, अतः जनरल ने शेख मुजीबुर रहमान को सरकार न बनाने देना तथा जेल में डाल दिया शेख मुजीबुर रहमान को सरकार बनाने नहीं दिया और जेल में डाल दिया। विद्रोह भड़क गई। लाखों शरणार्थी सीमा पार पश्चिम बंगाल आ गए, जिससे भारत में शरणार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ने का भय को देखते हुए राष्ट्रीय हित के लिए भारत और सोवियत संघ के बीच 20 वर्षीय संधि हुई। शांति, मित्रता, सहयोग की संधि की गई। मैत्रिक संधि के दूरगामी और सकारात्मक परिणाम निकले। यह मैत्रिक संधि थी, न कि सैनिक संधि थी, मैत्री संधि थी। भारत पाकिस्तान युद्ध दूसरा युद्ध होता है 1971 में, इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। 1971 में भारत चीन यूएसए त्रिगुट के कारण इंदिरा गांधी ने भारत सोवियत संघ मैत्री संधि की, जो दोनों देशों के संबंधों में मील का पत्थर साबित हुई। 20 वर्ष हेतु यह संधि हुई थी। 1971 में चकमा शरणार्थियों रिफ्यूजी के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ। अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सोवियत संघ के समर्थन से आश्वस्त होकर भारतीय सेना ने डटकर पाकिस्तान का मुकाबला किया और उसे निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। बांग्लादेश का निर्माण भी हो जाता है इस युद्ध में, जरा इस पर चर्चा करते हैं। 14 दिन तक चले भारत पाक युद्ध, एक निर्णायक नतीजा निकला। क्या निकला? निर्णायक नतीजा निकला। पाक सेना प्रमुख नियाजी अपने 90,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर एक नया देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ।
इंदिरा गांधी को बांग्लादेश का निर्माता कहा जाता है। 1974 में नवनिर्माण बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी जी के बीच गांवों की अदला बदली के संदर्भ में सीमा समझौता हुआ। चलिए सिमला समझौते पर चर्चा करते हैं। 3 जुलाई 1972 को यह समझौता हुआ था। 1971 में भारत पाक युद्ध में पाक जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1972 में इंदिरा गांधी और पाकिस्तान राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो के मध्य शिमला में एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि दोनों देश स्थायी शांति और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। 3 जुलाई 1972 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो के बीच समझौता हुआ था। समझौते के मुख्य उपबंध क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला है, दोनों देशों ने परस्पर संघर्षों को समाप्त करने का निर्णय लिया। दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रति घृणित विचार प्रचार नहीं करेंगे, यह भी समझौता हुआ। दोनों देशों के संबंधों में खटास को समाप्त करने के लिए तार सेवा, जल, थल और वायु संचार सेवा शुरू हुए। वहीं व्यापारिक तथा आर्थिक संबंधों को सुधारने की कोशिश की जाए, ऐसा निर्णय लिया गया। सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग का आदान प्रदान, इसका यह समझौता हुआ। वहीं दोनों देशों की सेनाएं आपसी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लौट जाएंगी, यह समझौता हुआ। शिमला समझौते के क्रियान्वयन के लिए दोनों देशों ने के शासनाध्यक्ष परस्पर मिलते रहेंगे, यह भी समझौता हुआ। चलिए शिमला समझौता के में विवाद के मुख्य बिंदु क्या क्या थे, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। भारत द्वारा पाकिस्तान की जिस जमीन पर कब्जा किया गया था उसे खाली कराना, यह विवाद का मुख्य बिंदु था। पाकिस्तान द्वारा नए देश बांग्लादेश को मान्यता प्रदान करना, यह भी विवाद का मुख्य बिंदु था। भारत बांग्लादेश की संयुक्त कमान द्वारा बंदी बनाए गए सैनिकों की रिहाई, युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाना, यह विवाद के मुख्य बिंदु थे। भारत द्वारा 1974 मई महीने में पहला परमाणु परीक्षण किया गया, इसके बारे में देखते हैं। इंदिरा गांधी के शासनकाल में यह हुआ। कब हुआ? 18 मई 1974 को पोखरण के राजस्थान में यह पहला परमाणु परीक्षण किया गया। पाकिस्तान इससे आक्रोशित हो गया। इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारत के संबंध सोवियत संघ के साथ मधुर परंतु अमेरिका के साथ कटु बने रहे थे। इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल, इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। 1984 से लेकर 80 से 84 के बीच में इनका कार्यकाल था, दूसरा कार्यकाल। इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में 1983 में 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन हुआ था। दूसरी बात, अप्रैल 1984 में सियाचिन की पुनः प्राप्ति हेतु भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल, जो कि स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, में छिपे आतंकवादियों के विरुद्ध जून 1984 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। ठीक है। अब भारत की विदेश नीति हम मोरारजी देसाई जनता सरकार की देखते हैं। 1977 से 1979 ईस्वी में जनता सरकार की मोरारजी देसाई, जिसमें प्रधानमंत्री थे, इनकी विदेश नीति। मोरारजी देश के पहले गैर कांग्रेसी व पहली गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री थे। जनता पार्टी सरकार ने पाक के साथ संबंध सुधारने का निर्णय लिया था। विदेश नीति में भारत की विदेश नीति के ज्ञाता अटल बिहारी वाजपेयी जी मोरारजी सरकार में विदेश मंत्री थे। अधिकांश विदेश नीति का निर्धारण एवं संचालन वाजपेयी जी पर छोड़ दिया गया। 1978 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की यात्रा की और भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार हेतु प्रयास किया, परंतु उसी दौरान 1978 में पाक में सैन्य शासन स्थापित हो गया था, जिससे भारत पाक संबंध नहीं सुधर पाए। असली गुटनिरपेक्षता वास्तविक रूप, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इंदिरा गांधी की विदेश नीति के आलोचक रहे वाजपेयी जी ने विदेश मंत्री बनने के पश्चात मूलभूत नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया। वाजपेयी जी ने इसे निरंतरता और परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय सहमति की विदेश नीति की संज्ञा दी। उन्होंने गुटनिरपेक्षता में आस्था व्यक्त की, साथ ही उसको वास्तविक रूप देने का प्रयास किया, असली गुटनिरपेक्षता देने का प्रयास किया। मोरारजी देसाई के घोषणा पत्र में असली गुटनिरपेक्षता शामिल हुई। मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी के समय में सोवियत झुकाव में संशोधन करते हुए सबके साथ गठबंधन करने की पहल की। तब तक गुटबाजी रहेगी नहीं, तब तक कोई गुटबाजी रहेगी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में
हमें गुटनिरपेक्ष रहना ही नहीं है, अपितु यथार्थ में दिखाई भी देना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। भारत की विदेश नीति। राजीव गांधी सरकार की विदेश युग में 1984 से 1989 ईस्वी तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हैं। दिसंबर 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 50% से अधिकतम तथा 400 से अधिक स्थान प्राप्त होते हैं। इस कारण राजीव गांधी को सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री कहा जाता है। राजीव गांधी ने देशों के साथ प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने हेतु यात्रा की कूटनीति अपनाई। विदेशी यात्रा इन्होंने काफी की। विदेश के अनेक नेताओं के साथ व्यक्तिगत संपर्क इन्होंने स्थापित किया। राजीव गांधी ने अपने शासन के प्रथम 4 वर्षों में 84 विदेश यात्राएं की। विदेश नीति में राजीव गांधी के साथ के 2 निर्णय उल्लेखनीय हैं, एक श्रीलंका के साथ और दूसरा मालदीव के साथ। राजीव गांधी और जयवर्धने समझौता 1987 कोलंबो श्रीलंका या श्रीलंका के साथ समझौता होता है, यह कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1983 में लिट्टे का गठन हुआ। श्रीलंका में तेजी से हिंसक वारदातें बढ़ गईं। लाखों की संख्या में शरणार्थी उत्तरी पूर्वी श्रीलंका के प्रांतों को छोड़कर तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में आ गए। शरणार्थियों की बढ़ती संख्या और तमिलनाडु की दृढ़ पार्टियों के कारण भारत सरकार ने मुद्दे को सुलझाने हेतु श्रीलंका पर दबाव डाला। तो 21 जुलाई 1987 को श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने और राजीव गांधी के मध्य समझौता हुआ। ऑपरेशन पवन क्या है, ध्यान सुनिएगा। श्रीलंका राजीव गांधी और जयवर्धने समझौता के तहत भारतीय शांति सेना श्रीलंका जाती है। भारतीय सेना द्वारा श्रीलंका में ऑपरेशन पवन चलाया जाता है। कहां चलाया जाता है? श्रीलंका में ऑपरेशन पवन। शांति बहाल करने हेतु लिट्टे और सेना में चले घमासान लड़ाई में भारतीय सेना को बहुत नुकसान होता है। अगस्त 1988 में पाकिस्तान राष्ट्रपति जिया उल हक की हवाई दुर्घटना में मृत्यु के बाद पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनती हैं। ऑपरेशन कैक्टस क्या है? मालदीव देश के साथ है। ऑपरेशन पवन श्रीलंका के साथ है, वहीं ऑपरेशन कैक्टस मालदीव के साथ है। मालदीव में राष्ट्रपति अब्दुल गयूम की सरकार थी। 1988 में पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के 80 सशस्त्र आतंकवादियों ने अब्दुल गयूम पर धावा बोल दिया। राजीव गांधी ने 1988 में भारतीय सेना को मालदीव में राष्ट्रपति अब्दुल गयूम की सरकार बहाल करने हेतु ऑपरेशन कैक्टस चलाने भेजा, जिसके तहत वहां सरकार बहाल हो गई। इसकी प्रशंसा पूरे विश्व और भारत मालदीव में हुई और भारत मालदीव के बीच संबंध प्रगाढ़ हो गए। वीपी सिंह चंद्रशेखर युग 1989 से 90 के बीच में 11 महीने का कार्य वीपी सिंह और का भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहा। शांति सेना की वापसी हुई। वीपी सिंह सरकार ने तमिल सुरक्षा की जिम्मेदारी श्रीलंका पर डाल दी। 24 मार्च 1990 को श्रीलंका तक गई भारतीय सेना शांतिपूर्वक वापसी हो गई। राजीव गांधी हत्याकांड हो जाता है। 1991 मई महीने में भारतीय शांति सेना की वापसी से लिट्टे का हौसला बढ़ गया। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति दसनायके की हत्या कर दी गई। 1990 के बीच में चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इनकी सरकार भारत का सोना IMF में गिरवी रख देती है। तो चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो इनकी सरकार में भारत का सोना मुद्रा कोष में गिरवी रख दिया जाता है। आइए भारत की विदेश नीति। PV नरसिम्हा राव युग 1991 से 96 के बीच में होती है, इस पर चर्चा करते हैं। नरसिम्हा राव युग में की पहली बात, 1990 के दशक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा। इसका बड़ा कारण सोवियत संघ का विघटन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति को माना जा सकता है। दूसरा, 1991 तक सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था समाप्त हो गई और सोवियत संघ 15 गणतंत्रों में विघटित हो गया। USSR के विघटन के बाद अमेरिका विश्व में एक नव विवादित महाशक्ति रह गया। 1991 से 98 तक भारत USA संबंध सहयोग की बजाय तनावपूर्ण रहे, क्योंकि USA भारत को पाक की भांति एक पिछलग्गू सहयोगी बनाना चाहता था, परंतु भारत एक स्वतंत्र नीति के पक्ष में था।
सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना विश्वसनीय मित्र खो दिया। शीत युद्ध की समाप्ति, ध्रुवीकरण का अंत और उदारीकरण वैश्वीकरण ने भारत को विश्व के बेहद निकट पहुंचाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह राव सरकार में मंत्री बनाए गए। नई आर्थिक नीति 1991 आई थी, उस पर चर्चा करते हैं। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्था का राव मनमोहन मॉडल क्या है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, शीत युद्ध की समाप्ति तथा बाजारी अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के एकीकरण के कारण भारत में विदेश नीति में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। 1991 पूर्व की ओर देखो नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी पर चर्चा करते हैं। 1992-93 भारत ने अपनी बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एशिया के पूर्वी राष्ट्रों जैसे मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, जापान, न्यूजीलैंड के साथ मधुर संबंध स्थापित करने की जो नीति अपनाई उसे पूर्व की ओर देखो अर्थात लुक ईस्ट पॉलिसी के रूप में जाना जाता है। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी नाम दिया गया है। पीवी नरसिम्हा राव ने पूर्व की ओर देखो के नारे के साथ पूर्वी एशिया के देशों के महत्व को समझते हुए इन संबंधों को सुधारने का प्रयास आरंभ किया। 1991 से 98 के मध्य भारत अमेरिका विवाद के विषय, इस पर चर्चा करना आवश्यक है। यूएसए ने कश्मीर की तुलना बोस्निया और सोमालिया से की एवं कश्मीर को घटनाओं का क्षेत्र कहा। वहीं दूसरा, भारतीय परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम की विश्व मंचों पर आलोचना करना। कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। भारत द्वारा एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने हेतु दबाव बनाना। कौन बना रहा है? अमेरिका बना रहा है। पाक को निरंतर उन्नत मिसाइल अस्त्र देना। कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना के बाद यूएसए द्वारा बाल श्रम जैसे मुद्दों के आधार पर भारतीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाना। कौन लगा रहा है? अमेरिका लगा रहा है। तो यह सब विवाद के विषय थे भारत और अमेरिका के बीच में। भारत इराक संबंध, खाड़ी युद्ध 1991, ये खाड़ी युद्ध इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। खाड़ी युद्ध 1991 में अमेरिका और अंग्रेजी फौजों द्वारा इराक पर किए गए आक्रमण को भारत ने इराकी लोगों के हितों के विरुद्ध माना। भारत खाड़ी युद्ध में तटस्थ रहा। इराक के राहत कार्यों तथा आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु भारत ने इराक को वित्तीय सहायता प्रदान की। भारत इजराइल संबंध पर चर्चा कर लेते हैं। भारत ने स्वतंत्र फिलिस्तीन का समर्थन किया। इजराइल इस्लामिक आतंकवाद का शिकार है। 29 जनवरी 1992 को भारत की विदेश सचिव ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने की घोषणा कर दी। मास्को घोषणा पत्र पर चर्चा करते हैं। 1993 ईस्वी में रूसी राष्ट्रपति भारत की यात्रा करते हैं। 1994 भारतीय प्रधानमंत्री राव रूस की यात्रा के दोनों देशों में मास्को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसके तहत घोषणा की मुख्य बिंदु क्या है मास्को घोषणा पत्र के? पहला, रूस ने यूक्रेन पर दबाव डालकर पाक को होने वाली T-80 टैंकों की आपूर्ति रुकवा दी। ठीक है। उसके बाद रूस भारत को परमाणु ऊर्जा हेतु रिएक्टर में सहयोग करेगा, यह भी समझौता हुआ मास्को घोषणा पत्र में। और कश्मीर मुद्दे पर भारत का सहयोग करेगा। कौन करेगा? रूस करेगा। तो रूस भारत के संबंध प्रगाढ़ हो गए। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति का क्या उद्देश्य है, जरा ध्यान दीजिएगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक संबंधों को बढ़ाना। अगला, भारत के रणनीतिक आर्थिक प्रभाव को बढ़ाकर चीन की बढ़ती आर्थिक सैनिक संधि को संतुलित करना। वहीं जापान, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, मलेशिया जैसे आर्थिक शक्तियां बनकर उभरे देशों द्वारा कम तकनीक वाले क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाकर अपनी स्थिति मजबूत कर सके। यह भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के उद्देश्य हैं। यह नीति सिंगापुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री ली कुआन यू के प्रयासों से बनी थी। ये नीति जो तीसरे नंबर का, जापान, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, मलेशिया जैसे आर्थिक शक्तियां बनकर उभरे देशों द्वारा कम तकनीक वाले क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाकर अपनी स्थिति को मजबूत करना, यह नीति सिंगापुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री ली कुआन यू के प्रयास से बनी। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति अपनाने का क्या कारण था, इस पर बहुत चर्चा करना है। इस पर मेंस में आंसर बनता है। क्या कारण था? भारत के बढ़ती आर्थिक निवेश को बाजार की आवश्यकता हुई, जो नजदीक हो, जहां भारतीय वस्तुओं की मांग हो, वस्तुओं की उचित मूल्य प्राप्त हो सके। ये सब दक्षिण पूर्व एशिया
कर रहा था। भारत के पास टिन, तांबा, जिंक, पेट्रोलियम की कमी थी, जिसे पूर्वी देशों के पूर्ण सहयोग से लिया जा सकता है था। चीन दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, जो सामरिक दृष्टिकोण से भारत हेतु हानिकारक था। दक्षिण पूर्व एशिया में 6.7 मिलियन भारतवंशी रहते हैं, जो वर्तमान में काफी उच्च राजनीतिक आर्थिक स्थिति में है। दक्षिण पूर्व एशिया के जापान और दक्षिण कोरिया से तकनीकी प्राप्त करना। वहीं अगला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करना। पास्को, सुजुकी, सोनी, एलजी जैसी कंपनियां आर्थिक संपन्न हों। कृषि तकनीकी के साथ आर्थिक के अतिरिक्त भूमि को लीज पर प्राप्त कर अपनी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के कारण भारत आसियान संबंधों का विस्तार हुआ। 1992 में भारत को आसियान का क्षेत्रीय वार्ता साझेदार बनाया गया। 1995 में पूर्ण वार्ता साझेदार बना आसियान का भारत। वहीं 1996 में भारत सामरिक दृष्टिकोण से बने आसियान क्षेत्रीय मंच का सदस्य बन गया। वर्तमान में भारत आसियान क्षेत्रीय फोरम का सदस्य है। पूर्वी एशियाई समुदाय के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सहयोग की दिशा में यह कारगर साबित हो रहा है। चलिए लुक ईस्ट पॉलिसी की परेशानियों पर चर्चा करते हैं। पहला है, भारत अपनी पूर्वी क्षेत्रों का विकास नहीं कर सका। नीति का फायदा पूर्वी तटों पर स्थित बंदरगाह तक सीमित रहा। दूसरा, भारत अभी भी पूर्णतः उन क्षेत्रों की पहचान नहीं कर सका जिनमें वह दक्षिण पूर्वी एशिया का सहयोग चाहता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र के क्रियान्वयन की प्रक्रिया बहुत धीमी है। वहीं अगला पॉइंट है, भारत में निवेश और व्यापार की प्रक्रिया जटिल है, अतः पर्याप्त निवेश भी नहीं हो पा रहा है। वहीं शिखर वार्ता को पर्याप्त सफलता न मिलना लुक ईस्ट पॉलिसी की परेशानियों का एक कारण है। चलिए लुक ईस्ट पॉलिसी की चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। पूर्वी एशिया के साथ धार्मिक संबंधों, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति नहीं हुई है। अगला है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन का अनुचित हस्तक्षेप लुक ईस्ट पॉलिसी की सफल क्रियान्वयन में एक बाधा है, बल्कि भारत के रक्षा अनुसंधान एवं नौवहन के लिए भी नासूर बना हुआ है। वहीं अगला पॉइंट है, दक्षिण चीन सागर में तेल उत्खनन में बाधा उत्पन्न कर भारत को पहले ही सचेत कर दिया है। वहीं अगला, हिंद महासागर में चीन द्वारा मोतियों की माला, कई द्वीपों पर चीन ने अपने सैनिक अड्डों की स्थापना कर भारत के चक्रव्यूह में घेर रहा है। यह सब चीन कर रहा है। वहीं अगला पॉइंट है, पूर्वी चीन सागर में स्थित दियावाऊ या सेनकाकू द्वीप पर चीन द्वारा दावा, जापान के नाक में दम है। समुद्री डकैती, अवैध घुसपैठ, जाली नोट आदि मुद्दे एशिया प्रशांत में भारत के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी की कुछ संभावना है, इस पर चर्चा करते हैं। पहला संभावना है, भारत को शैक्षणिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नालंदा, बोध गया, आगे नालंदा बोध गया हटाइए इसको, सारनाथ को केंद्र में रखकर सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाना चाहिए। नालंदा, बोध गया और सारनाथ को केंद्र में रखकर सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह प्राचीन विश्वविद्यालय हैं, प्राचीन धार्मिक शैक्षणिक केंद्र हैं ये। भारत को अपनी तकनीकी संस्थाओं की शाखा सिंगापुर में खोलनी चाहिए। अगला है, पर्यटन पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी देश हैं। भारत बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। वहीं अगला पॉइंट है, भारत को संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ ध्यान देना चाहिए। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और म्यांमार ऐसे राष्ट्र हैं जहां संसाधन पर्याप्त हैं, परंतु भारत को मालूम ही नहीं। अगला, मुक्त व्यापार का प्रभावी रूप से लागू करना आवश्यक है। लुक लैटिन अमेरिका पॉलिसी, लुक लैटिन अमेरिका की नीति की नींव 1991 ईस्वी में नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल में रखा गया था। लैटिन अमेरिका क्षेत्र न केवल आर्थिक संबंधों के विस्तार बल्कि भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सक्षम है। दक्षिण दक्षिण सहयोग के प्रयासों में इस नीति को और सुदृढ़ बनाया गया है। इप्सा का गठन 2013 में हुआ था। इप्सा में कौन कौन से देश सम्मिलित है?
आई से इंडिया, बी से ब्राजील, ए से साउथ अफ्रीका। तो इप्सा का गठन 2003 में हुआ था। भारत की विदेश नीति एच.डी. देवगौड़ा गुजराल सिद्धांत 1996 से 1998 के बीच में। आइए इस पर चर्चा करते हैं। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। 1996 से 98 तक एच.डी. देवगौड़ा व इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1996 से 29 अप्रैल 1997 तक 11 माह का कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में देवगौड़ा जी का रहा। देवगौड़ा सरकार में इंद्र कुमार विदेश मंत्री थे। 1997 में एच.डी. देवगौड़ा ने रूस की यात्रा की। 1997 ईस्वी में इंद्र कुमार गुजराल ने पाकिस्तान की यात्रा की। नवाज शरीफ उस समय पाकिस्तान थे। तो गुजराल सिद्धांत इस समय निकल के आया था। इस गुजराल सिद्धांत पर चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 1997 में देवगौड़ा की सरकार गिरने पर इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बनते हैं। 1997 में गुजराल व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के मध्य वार्ता होती है। 1997 में यूएनओ सम्मेलन में दोनों प्रधानमंत्रियों की भेंट होती है, जिसमें व्यापारिक संबंधों को सुधारने पर सहमति होती है। जून 1997 बैंकॉक में सार्क उप क्षेत्रीय संगठन के निर्माण पर भारत पाक वार्ता हुई। इससे यह साबित होता है कि भारत पाक के बीच वार्ताओं का दौर शुरू हुआ। विदेश मंत्री के रूप में गुजराल द्वारा भारत के पड़ोसी देशों के साथ पहल करके जो मधुर संबंध स्थापित किए गए, उसे गुजराल सिद्धांत के रूप में हम जानते हैं। तो पहला गुजराल सिद्धांत क्या है? गुजराल के अनुसार भारत को पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने हेतु पहल करनी चाहिए, न कि इस इंतजार में बैठना चाहिए कि वे पहल करेंगे। दूसरा, दक्षिण एशिया के किसी भी देश को अपने जमीन का प्रयोग दूसरे देश के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होने देना चाहिए। अगला पॉइंट है, किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगला सिद्धांत है, दक्षिण एशिया के सभी देशों को एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। अगला पॉइंट है, दक्षिण एशिया देशों को अपने सभी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना चाहिए। आगे देखते हैं। श्री गुजराल ने 18 मार्च 1998 को पद में कार्य किया। अतः अपने अल्प कार्यकाल में गुजराल ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए गुजराल डॉक्ट्रिन का पूरी तरह अमल किया। कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि। आइए हिमतच्छेद पर चर्चा करते हैं। 1997 में यह हिमतच्छेद बना था। भारत की विदेश नीति ने हिंद महासागर सामरिक व अन्य दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हिंद महासागर के बारे में बात हो रही है। राष्ट्रीय हित और सुरक्षा की दृष्टिकोण से वह हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने की व बड़े शक्तियों के सैनिक अड्डा न बनने की अपील करता रहा है। चीन कोकू द्वीप व अमेरिका डियागो गार्सिया के सैन्य अड्डों के विरोध करते हुए 5 मार्च 1997 ईस्वी को मॉरिशस में 19 देशों ने हिमतच्छेद का गठन बनाया। कब बनाया? 1997 में 19 देशों ने हिमतच्छेद का गठन बनाया था। इसके बारे में चर्चा हो गई। भारत की विदेश नीति अटल बिहारी युग पर चर्चा करते हैं। 1998 से 2004 तक का यह युग है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। 1998 को अटल बिहारी पुनः प्रधानमंत्री बनते हैं और पहला पोखरण परमाणु परीक्षण दूसरा होता है 1998 में। 1974 में पहला होता है। इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1974 में परमाणु पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया जाता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस अमेरिका के प्रभाव और दबाव में आ गया। विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हो गई। इससे भारत की सुरक्षा संकट पर बादल मंडराने लग गए। अमेरिका भारत पर एनपीटी सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बना रहा था। संपूर्ण विश्व में परमाणु प्रसार बढ़ता जा रहा था। भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यथार्थवादी नीति अपनाई तथा परमाणु परीक्षण किया। 13 और 13 मई को 1998 को दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया। कुल 5 परमाणु परीक्षण किए गए। 15 मई को पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कर दिया। भारत के इस परीक्षण को देखते हुए अमेरिका द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस तरह के परीक्षण करने के बाद
अमेरिका द्वारा भारत द्वारा 1998 में परमाणु परीक्षण करने पर विश्व में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। क्या हुआ? 1998 में भारतीय परमाणु परीक्षण को रूस ने आलोचना नहीं की, रूस ने इसका सहयोग किया। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए, इस पर अमेरिका ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए, परंतु यह प्रतिबंध ज्यादा सफल नहीं हो सके क्योंकि भारत ने अपनी परमाणु नीति घोषित की जो कि नो फर्स्ट यूज पर आधारित थी। भारत विश्व में सुस्थिर राजनीतिक स्थिति और लोकतांत्रिक देश है। वैश्वीकरण के बाद भारत तेजी से आर्थिक विकास कर रहा था, उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मात्र 2% जीडीपी सहयोग मिल रहा था। वहीं अगला पॉइंट है, भारत में अमेरिकी निवेश कम था तथा प्रतिबंध से अमेरिकी कंपनी अधिक हानि में थी, इसलिए भारत को ज्यादा हानि नहीं हुई। लाहौर घोषणा होती है 1999 ईस्वी में, अटल जी के कार्यकाल में। इस पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फरवरी 1999 को बस द्वारा दिल्ली से लाहौर की यात्रा की। भारतीय प्रधानमंत्री इस बस द्वारा एक दूसरे की कड़वाहट को दूर की गई और दोनों प्रधानमंत्रियों ने लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अपने सभी विवादास्पद मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट है, घरेलू मामले में हस्तक्षेप, वीजा और यात्रा संबंधी प्रावधानों का सरलीकरण, शिमला सम्मेलन की शर्तों का पालन किया जाएगा, यह भी समझौता हुआ। विश्वास निर्माण, निःशस्त्रीकरण के प्रति कटिबद्ध रहना, यह भी लाहौर घोषणा की बात थी। वहीं संयुक्त राष्ट्र प्रक्रिया चालू रहना, संवाद प्रक्रिया चालू रहना, परमाणु यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगना, यह सब लाहौर घोषणा के मुख्य बिंदु थे। अगर सभी बिंदुओं का ईमानदारी से पालन किया गया होता तो स्थिति अवश्य बदल जाती, लेकिन 1999 में कारगिल युद्ध से सारी आशाएं धूमिल हो गई। कारगिल युद्ध 1999 में होता है। अप्रैल 1999 में पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों ने भारतीय सीमा के कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ कर लाहौर समझौतों को मिट्टी में मिला दिया। 1999 ईस्वी में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैन्य शासन स्थापित किया और कश्मीर उग्रवादियों को समर्थन देकर कारगिल युद्ध लड़ा। ऑपरेशन विजय, जून जुलाई 1999 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाकर कारगिल युद्ध में घुसे पाकिस्तान को मार गिराया। 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया गया। कारगिल पराजय के बाद जब विश्व समुदाय ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा की तो वहां की सैन्य सरकार ने भारत से वार्ता करने की इच्छा व्यक्त की। वाजपेयी सरकार कारगिल युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त करने में सफल रही। 1997 तक रूस को लगा कि यूरोपीय देश और अमेरिका उससे बराबर भागीदारी न मानकर उसे अमेरिकी दबाव के कारण अधीनस्थ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो रूस ने अपनी विदेश नीति में पूर्व की ओर देखो की शुरुआत की। वहीं रूस ने चीन से सीमा विवाद समाप्त कर एससीओ की स्थापना की। साथ ही रूस ने भारत चीन रूस त्रिगुट निर्माण का प्रस्ताव रखा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे की विदेश नीति हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।